कि अगर पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, पंजाबी कहता है मैं पंजाबी हूँ, सिंधी कहता है मैं सिंधी हूँ, बलोची कहता है मैं बलोची हूँ, तो अगर कश्मीरी ये कहता है भाई कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरी अलग शिनाख्त है, मेरी अलग रियासत है, तो फिर उसको क्यों आप बुरा समझते हैं? वो अपनी रियासत की बात कर रहा है, अपनी शिनाख्त की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नेशनलिस्ट कोई बुरी बात नहीं करता। आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। बिल्कुल कोई नहीं लगा सकता। फिर एक और बात पूछ लो राज की। जी पूछें। अगर किसी ने जान ले ली तो फिर क्या करेंगे? जान अल्लाह की है, जान देने को तैयार है। तो जब सजाए मौत के कैदी को जेल से छोड़ के आपको मरवाने की खबरें सामने आई, तब भी नहीं डरे? तो खुदा को आप बिल्कुल मरने का डर खत्म हो गया। आगे की तैयारी है? जी आगे की तैयारी है? बिल्कुल, मौत बरहक है, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, चलें कम से कम ऐसी मौत मरेगी कोई याद तो करेगा पीछे। मीर साहब, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम पुरअमन तहरीक चलाना चाहते थे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पुरअमन रहना चाहती थी। 12 लोगों को शहीद करवा के भी कह रहे हैं कि तहरीक पुरअमन थी। इसका जिम्मेदार कौन है? मीर साहब, एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपकी ऑडियो बनाई गई जहां भारत के किसी एजेंट से आप बात कर रहे थे। आपने खुद सुनी और कैसा महसूस हुआ? वो ऐसा काफिर उन्होंने बनाया कि जो सलाम दुआ करता है मुसलमानों की तरह। आप पुरअमन रहे, 12 लोगों की अब शहादत हुई, 3 की पहले हुई थी, कुल 15 हो गए और FIR भी शौकत नवाज, मीर और बाकी 250 लोगों के ऊपर। ये कैसा दस्तूर है? ये तो सर वो हमारे उस बयानिए पे अल्लाह की तरफ से मदद है हमारी, उस बयानिए पे हमारी मोहर लग गई कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो बयानिया है कि इस रियासत के अंदर कोई कानून नहीं है, इस रियासत के अंदर दोहरा मेयार है, इस रियासत के अंदर दोहरा कानून है, प्रोटेक्शन के अंदर डायरेक्ट फायर किए गए। हालांकि हमारे पास इतना बड़ा क्राउड था कि हम उनकी बोटियां नोच सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उस बयानिए पे कायम रहे कि हमारी पुरअमन जदोजहद है और हम पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं। ये उसकी पहली मिसाल थी। इंसाफ मांगते मांगते कहीं ये भी हाथ से चला गया और कोई इमरजेंसी और आर्टिकल 56 लग गया, तो फिर क्या करेंगे? तो देखें, आपने जो सवाल किया बिल्कुल आपने साथ उसका जवाब भी दे दिया कि ये कानूनी तौर पे ये प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा ये बात कही है कि हम किसी भी सूरत ना तो अपने बुनियादी हकूक पे कंप्रोमाइज करेंगे और ना ही किसी भी सूरत इस रियासत की जो सुपरमेसी है, जो इसका एक सिस्टम है, हम उसको डीरेल ना होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। तो अगर ये आपके सारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर आप क्या करेंगे और अगला प्लान है क्या आपका? सर मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, हम तमाम इखलाकी कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। और क्योंकि इस दफा जो गारंटर बीच में बैठा है, हमें उम्मीद है कि वो एक मजबूत गारंटर है, वो किसी भी सूरत अपने वादों से पीछे नहीं हटेगा। एक थे ताजिर और उसके बाद आए मुजाहमतकार। आपसे मुजाहमतकारों से मुराद क्या यहाँ पे? सर मुजाहमतकार पहले, ताजिर बाद में। मुजाहमतकार वो हमारे लोग हैं सर के, मैं नेशनलिस्ट उनको कहूंगा, मुझे फख्र हम लोगों की। मीर साहब, आप उनको कहते हैं मुजाहमतकार। आप मुजाहमतकार वो हैं जो नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट वो हैं जिनको कौम परस्त भी कहते हैं। तो आप इनको बेहद पसंद करते हैं और इनके मशहूर हैं आप। जी बिल्कुल, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो दरस ये देते रहे। हाँ, कुछ लोग बहुत हार्ड लाइनर। अगर मैं कहूँ कि मीर साहब मुझे हल्फन बताएंगे कि आप भी अंदर से कौम परस्त और नेशनलिस्ट हैं ना? सर देखिए, हर शख्स जो अपने बुनियादी हकूक की बात कर रहा है, अपनी रियासत की बात कर रहा है, शनाख्त की बात कर रहा है, तो वो तमाम लोग जो हैं वो अपना उसको आप नेशनलिस्ट उसको कह सकते हैं कि ये कोई जुर्म वाली बात नहीं है। वफाक में बैठ के फैसला हो रहा है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है उसको फर्क कर दिया जाए, आप इसके ऊपर खामोश हैं? सर देखें, एक वजीर आजम गया, दूसरा आ गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई गवर्नर राज लगाना चाहे नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई आजाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहे या सूबे के साथ लगाना चाहे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ऐसा नहीं होने देगी? बिल्कुल नहीं होने देगी। मर जाएंगे लोग, किसी भी सूरत अपनी शनाख्त पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 12 सीटें माजरीन की कैसे खत्म हो पाएंगी लगता है आपको? इंशाल्लाह सर खत्म होंगी, इंशाल्लाह। मीर साहब, जिस दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करे उसी दिन अमन रैली भी हो सरदार अतीक अहमद खान साहब वाली, ऐसे क्यों हुआ?
सर ये पूरा प्लान करके हुआ था ना। अगर आप मेरी इससे पहले की स्पीचेस सुने तो मैंने डायरेक्ट एक अदारे का जिक्र किया, अदारे के हेड का जिक्र किया, और उस शख्स को मैंने ये पैगाम भिजवाया था कि ये आजाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाब नहीं है। तुम यहाँ के लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो, कश्मीरी मर जाएंगे किसी भी सूरत, अपने बुनियादी हकूक से, अपनी शनाख्त पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब मुज़ाकरात हुए आप 3 और वो 10, बाहर लाखों लोग, तो जब वहां मेज पे सामने बैठे तो सबसे पहले कैसे बात का आगाज हुआ? क्या आपको मुज़ाकरात के दौरान तलखी हुई? नहीं, पहले तो उनसे हमने ये सवाल पूछा, ये सवाल मैंने अमीर मुकाम से भी पूछा था जो पहले 2 मेंबरान से हुआ था कि जी ये बताएं कि आप किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। उन कहने लगे जी क्या मतलब आपका? मैंने कहा जी हम तो रॉ फंडेड हैं, हम तो इंडियन एजेंट हैं। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब राजा फारूक हैदर खान साहब साइफर लेके आ गए, कम से कम उनके ऊपर तो आपको अफसोस हुआ होगा कि ये हो क्या रहा है? सर मुझे उनकी जात पे बड़ा अफसोस है, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता था, और सच्ची बात है कि रियासत के अंदर उनका बड़ा एक नाम था, लेकिन उन्हें अपने नाम डुबो दिया। सुना राजा अमजद एडवोकेट साहब बड़े सख्त पेश आए मुज़ाकरात के दौरान। हाँ बिल्कुल, वो बड़े सख्त तरीके से उन्होंने बात की कि 1-2 जगह पे हमारे वो सरदार यूसुफ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे जिलों में तो इस तरह बोर्ड नहीं होते या ये चीजें नहीं होती। तो अमजद अली खान साहब ने कहा कि वहां पे अभी एक्शन कमेटी नहीं बनी, जब बनी तो वहां पे भी डिमांड आ जाएगी। अब आपको पता है कि निसफ के करीब ही आप आजाद कश्मीर में रहते हैं और निसफ ही हम बाहर हैं, टोटल 50 लाख है ना। हमारी असल ताकत ही ओवरसीज है हमारे। तो ये जो असल ताकत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मुझे भी आपने महाजिरी बना दिया। एक बात, एक लफ्ज, एक जुमला ओवरसीज 22 लाख कश्मीरियों के लिए मुज़ाकरात में रखा। सर क्योंकि एक तो उनकी ओवरसीज की वो एक सीट होती थी, तो उस पे भी हमारी जो आपस में बातचीत हुई, तो वो पहले भी जो सीट थी उसका फायदा उनको कोई नहीं था। लेकिन हमारे जो ओवरसीज भाई हैं उनका जो एक पहले मुतालबा था कि एयरपोर्ट का जो मुतालबा था ओवरसीज का बहुत ज्यादा था कि हम जब भी वहां पे आते हैं हमें लूटा जाता है, डाके डाले जाते हैं, हमारी इंसल्ट की जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। तो ओवरसीज का जो सबसे पहला एक मुतालबा था वो एयरपोर्ट का था, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद है। सर मैं ओवरसीज के मसाइल बताऊं आपको, और आइंदा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बात करेगी उसके ऊपर। जी इंशाल्लाह, आप बताएं, हम करेंगे। हमारे अबुआ जदाद की ना कब्रें भी पानी में चली गई हैं, और ख़ासकर जो पीछे कोठी, मकान और ज़मीन है ना उसके ऊपर कब्जे हो चुके हुए हैं। अदालतों में केस चलता है, तो क्या मैं या कोई ऐसा ओवरसीज कश्मीरी हर 2 महीने बाद वहाँ पे तारीख भुगतने आ सकता है? क्यों नहीं कहते स्पेशल कोर्ट्स बनाएं ओवरसीज कश्मीरियों के मुकदमात को निपटाने के लिए? और आज आपके इस प्रोग्राम में ये मेरा रिकॉर्ड रख लें, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ पूरे ओवरसीज भाइयों को मुखातब करते हुए कि हमें आपकी इन तमाम मुश्किलात का पता था। इंशाअल्लाह हमें थोड़ा सा स्टेबल होने दें। जो इब्रार भाई आपके मुंह से जुमला निकला है, इंशाअल्लाह अपने तमाम ओवरसीज भाइयों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन और उनके स्पेशल कोर्ट का इंशाअल्लाह यहाँ पे हम ऑर्डर करवाएंगे। तो क्या निसफ आबादी के लिए 5 ओवरसीज MLA नहीं होने चाहिए? एक मिडिल ईस्ट से हो जाए, एक यूरोप से हो जाए, एक इंग्लैंड से पहले से, और एक अमेरिका से। 5 सीटें हमें देना आजाद कश्मीर असेंबली में, ये मुतालबा रखा जाए ना। सर देखें, मैं जो एज ए मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस पे अपना कोई डिसीजन आपको नहीं दे सकता, अपनी राय दे सकता हूँ कि वाकई जो हमारे ओवरसीज भाई हैं उनको जो है वो किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जब वो अपनी रियासत के अंदर आते हैं। मीर साहब, अक्सर मैं देखता हूँ कि कभी सूट, टाई, कोट नहीं पहना, सलवार कमीज, कश्मीरी लिबास पहनते हैं, कुछ ज्यादा ही पसंद है। असल में इसमें कंफर्टेबल रहता हूँ सर, कोई इसमें बनावट नहीं है। जिस चीज में मैं इजी रहता हूँ मैं वो काम करता हूँ। वो आपके चेहरे को बोसा दे रही थी, तो कैसा लग रहा था आपको? मैं नेचर को, मुझे बड़ा प्यार और जानवरों से खास तौर पे ये चीजें जो है इनको मुझे बड़ा लगाव है। ये शौर किताबें बेचने से आया, अब्बा से आया, या किताबें पढ़ने से आया? सर किताबें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, झूठ कोई नहीं बोलूंगा, किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ। कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं मीर साहब? नहीं सर। उस दिन हेलीकॉप्टर की ऑफर हुई तो रिफ्यूज क्यों किया? इसलिए कि हमारे जो पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के लोग थे, उनकी भी ये राय थी कि हमें कोई ऐसी सरकारी चीज को यूज नहीं करना कि जो कल हमारे लिए कोई सवालिया निशान बने।